हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज CUET एग्जामिनेशन के लिए जो कि ग्रेजुएशन के बच्चे इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उसके लिए सिलेबस क्या होगा और उसका पहला चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन पार्ट पे जाएंगे। और वो भी मैं दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं हमारे लेक्चर के साथ, वो आपको मैच करता हुआ नज़र आएगा और आपको बताया भी जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो CUET के लिए जो पेपर 3 का डोमेन है, उसमें स्पेशली जो बायोलॉजी के एस्पिरेंट होंगे, मतलब जिनका ऑनर्स पेपर जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइंस या अदर जो भी ऑनर्स पेपर होगा, उसके लिए हमारा लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उनको बहुत अच्छे से हमारे लेक्चर को देखना होगा और उसका एक अच्छा नोट्स भी तैयार करना होगा। साथ ही साथ क्वेश्चंस में भी अप्रोच कैसे करना है, वो सारी बातें आपको इस लेक्चर में बताई जाएंगी। तो CUET के लिए जो सिलेबस है वो कुछ नहीं, NCERT का ही सिलेबस है। अगर सच पूछा जाए आपसे, तो अगर आपने 12th में NCERT को पढ़ा है तो वही वाला सिलेबस डिट्टो आपको दिया गया है, आपको उसी सिलेबस पर काम करना है। तो सबसे पहले आप लोग को ये बताते चले कि CUET के लिए जो पेपर में पेपर्स जो दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन पेपर के टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। तो 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और बाकी आपको ये पता है कि उसमें से अगर क्वेश्चन नेगेटिव होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए बहुत सोच समझ कर इसको आंसर करने की ज़रूरत है। ये है आपके सामने सिलेबस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो NCERT का सिलेबस है वही सिलेबस आपको डिस्कस करना है। तो यूनिट 1 रिप्रोडक्शन है और ये पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये वाला चैप्टर अभी फ़िलहाल 2 साल से रिमूव कर दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लेकिन आपको यहाँ ये पढ़ना है। तो उसमें व्हाट इज रिप्रोडक्शन, है ना, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के मोड्स, यानी कि ये सेक्सुअल है कि सेक्सुअल, सेक्स ऑर्गन के साथ होता है कि विदाउट सेक्स ऑर्गन, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, एस्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन, है ना, बर्ड बनने की प्रोसेस, बर्ड के थ्रू कैसे इंडिविजुअल बन रहा है, गेम्यूल के थ्रू कैसे बन रहा है, फ्रेगमेंटेशन से नया इंडिविजुअल कैसे बन रहा है, और प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ, ये तीनों पार्ट कैसे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि प्लांट में फ्लावर पार्टिसिपेट करता है, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ भी भाग लेता है। तो ये सारा डिटेल आपको चैप्टर 1 में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, देन प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी आपको डिस्कस करना है इसमें। तो ये यूनिट 1 की बात हुई, यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर। यूनिट 1 के दूसरे चैप्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स आपको बताते चले 2 तरह का होता है, एक फ्लावरिंग और दूसरा नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग के अंदर आता है थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो ये सारे प्लांट्स के नहीं, यहाँ पर हम किसके रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, तो ऐसे प्लांट का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो कि फ्लावरिंग है। फ्लावरिंग प्लांट का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट, फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट, है ना, और उनके अंदर गैमेट कैसे बनता है, दैट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। फिर जब मेल गैमेट बन गया यानी पॉलिन ग्रेन कैसे फीमेल पार्ट तक जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। उसके लिए कौन कौन से एजेंसीज, मतलब बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, मतलब जैसा कि वाटर, हवा और इंसेक्ट्स कैसे आपको पॉलिन ग्रेन को फीमेल पार्ट तक पहुंचाते हैं, सारा डिटेलिंग। प्लांट्स के अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का डेवलपमेंट कैसे होता है, एडेप्टेशन क्या है उसका। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है यहाँ पर, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब है कि प्लांट अपने अंदर एक ऐसा एडेप्टेशन करता है जिसमें सेम प्लांट के मेल फीमेल आपस में मिले नहीं, उसी को कह रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब 2 अलग अलग प्लांट के मेल फीमेल के मिलने की बातें करते हैं। तो प्लांट ऐसा कुछ कर लेगा जिससे कभी भी अपने मेल फीमेल आपस में मीट नहीं करेंगे। अब अगर पॉलिन ग्रेन चला आया क्या नाम है फीमेल पार्ट के ऊपर,
तो क्या फीमेल पार्ट, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि फीमेल के ऊपर आ गया पॉलन ग्रेन तो वो जर्मिनेट ही कर जाए, तो उसके लिए पिस्टिल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, पिस्टिल कैसा इवेंट शो करता है जिससे पॉलन ग्रेन का फिर जर्मिनेशन हो सके, तो उसका डिस्कशन हमको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में करना है। फिर नेक्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट के अंदर हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कशन करेंगे, मतलब सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन, वहाँ पर दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, वो डिस्कशन करना है। इंडोस्पर्म कैसे बनता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू का फॉर्मेशन, फिर एक सीड के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीड फ्रूट्स कैसे बनते हैं, और कुछ सीड ऐसे भी है जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, और कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। फिर किसी सीड के अंदर देखा गया कि बहुत सारा इम्ब्रियो पाया जा रहा है, तो उसको पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। तो पॉली इम्ब्रियोनी किस तरह का होता है, कौन कौन करता है, वो सारी बातें। फिर सीड बनने से प्लांट को क्या फायदा है, उसका सिग्निफिकेंस, और फ्रूट से प्लांट को क्या बेनिफिट है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारा चर्चा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में करेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जस्ट वैसे ही जैसे हमने फ्लावरिंग प्लांट की बात करा है। फ्लावरिंग प्लांट में जैसे मैंने कहा मेल के लिए अलग, फीमेल का अलग डेवलपमेंट देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ठीक उसी तरह से ह्यूमन में भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फिर उनके अंदर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, प्रेगनेंसी कैसे होता है, पार्चुराइजेशन कैसे होता है, और बेबी फीडिंग के बारे में भी डिस्कशन सब कुछ यहाँ करना है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कशन करना है, जैसा कि उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे रोका जाए, उसका प्रिवेंशन का क्या मेथड अप्लाई करना चाहिए वो, इसके अलावा बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, उसका क्या ज़रूरत है, क्या मेथड है, क्या कॉन्ट्रासेप्शन है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब कई बार प्रेगनेंसी जो है अबॉर्ट हो जाता है तो उसके लिए मेडिकली टर्मिनेट कैसे करना है, कई बार प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना पड़ता है, उसके लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कैसे है, कितने MTPs हो रहे हैं, कुल मिलाकर गर्भपात जो हिंदी में कहते हैं उसके बारे में हम लोग को चर्चा यहाँ पर करना है। फिर एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस, इसके बारे में भी डिस्कस करना है, क्योंकि एमनियोसेंटेसिस के जरिए कई चीज़ें हम लोग को पता लगती हैं। एक तो जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है वो मेल है कि फीमेल, नर है कि मादा, इसके बारे में भी पता लगाना हम लोग इस टेक्निक से पता लगाते हैं। साथ ही साथ क्रोमोजोम में क्या चेंजेस है, क्रोमोजोमल रिलेटेड डिजीज है, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, वो सारी चीज़ें हम लोग एमिनोसेंटेसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। तो इस टेक्निक के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जब इनफर्टिलिटी हो गया, मतलब मेल फीमेल इस तरह के इस लायक नहीं है कोई इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सकें, तो उसके लिए IVF का सहारा लिया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके कैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ZIFT, जाइगोट इंट्राफ्लैपियन ट्रांसफ़र, GIFT, गैमेट इंट्राफ्लैपियन ट्रांसफ़र, और इस तरह के, और इसके अलावा इनका जनरल अवेयरनेस के बारे में चर्चा इस चैप्टर में करनी है। तो ये था चैप्टर नंबर 4 और इससे यूनिट 1 खत्म होता है। अब बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में हम लोग जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का डिस्कशन करते हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वहाँ से ये लिया गया है। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन जो लिखा गया है एक्चुअली में ये क्या है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 इसमें मेंडल साहब ने इनहेरिटेंस के रूल्स बताए हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या जानते हैं कि इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें मेल का कैरेक्टर, जिसमें पेरेंट का कैरेक्टर प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता है। तो वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने के लिए कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उस रूल रेगुलेशन को समझना होगा, और उसको कौन बताया था, तो मेंडल साहब। तो मेंडल के उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखेंगे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट बताने के बाद उनके लिए कुछ चैलेंजेज आए थे, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म। ये जो है ये मेंडल के बातों को चैलेंज किया, ये वाला फिनोमिना है ना। डोमिनेंसी इनकम्प्लीट है, दोनों एलील जो है दोनों फैक्टर डोमिनेंसी शो कर रहा है, या एक जीन, ये एक यूनिट फैक्टर, पेयर ऑफ फैक्टर नहीं है बल्कि कई फैक्टर्स एक यूनिट फैक्टर के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल एलिज्म। ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग कैसे होता है जेनेटिक के लेवल पे, मेंडेलियन के लेवल पे,
वो प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, इसके अलावा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है ना, ये सारी बातें उसमें पढ़ेंगे। तो ये तो था कि जीन के लेवल पर हम लोग डिस्कशन करना था। अब क्रोमोसोमल लेवल पर भी इनहेरिटेंस की बात की जाएगी, तो उसमें हम लोग पैरेललिज्म देखेंगे क्रोमोसोम और जीन के बीच। फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में चर्चा होगा कि ह्यूमन में कौन सा इंडिविजुअल सेक्स डिटरमाइन करता है और कौन सा फैक्टर सेक्स डिटरमाइन करता है। चिड़िया में, बर्ड्स में, हनी बी में कौन सा फैक्टर है जो सेक्स डिटरमाइन करता है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन के अंदर सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है या कौन करता है, मेल की फीमेल, बर्ड्स के अंदर कौन है, हनी बी के अंदर क्या है, ये सब। एक जीन का एक क्रोमोसोम पर दूसरे जीन के साथ लिंकेज है तो कैसे लिंकेज है और कितना लिंकेज है, कितना स्ट्रेंथ में लिंकेज है, कितना जुड़ा हुआ है ये, या क्रॉसिंग ओवर के बारे में चर्चा। फिर कई ऐसे डिजीज हैं या कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो सिर्फ सेक्स रिलेटेड है, मतलब वो सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा फीमेल में या मेल में, दैट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो वो उसमें जैसे हम लोग को हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, इसके बारे में चर्चा करना होगा। इन सब के बाद मेंडल के अकॉर्डिंग जो इनहेरिटेंस हो रहा था, अगर उसमें डिस्टर्बेंस होता है तो दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो उसके अंदर कौन कौन सी बीमारी पड़ना, दैट मेंडेलियन डिसऑर्डर एक टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कर सकते हैं जिसमें थैलेसीमिया है ना, क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स में आपको जैसे डाउन सिंड्रोम, ये सारे हम लोग को पढ़ना, हम इसमें और भी पढ़ा देंगे आप लोग को, सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा इसमें और भी डिजीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपको मेंडल साहब ने सिर्फ बता दिया कि फैक्टर के थ्रू इनहेरिटेंस की बातें करें, क्रोमोसोम के थ्रू उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो है थॉमस हंट मॉर्गन वगैरह दिए, लेकिन बाद में आपको उसको केमिकल लेवल पर इनहेरिटेंस को समझना है। एक्चुअली में इनहेरिटेंस कैरेक्टर एक्सप्रेस जो होता है उसके लिए कौन से मॉलिक्यूल, कौन से केमिकल इन्वॉल्व है, मतलब कि डीएनए है तो डीएनए के क्या किस केमिकल से बना हुआ है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, तब जाकर इनहेरिटेंस कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है कि कह दिए कि जीन है एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो नहीं, इसमें हम लोग को ये समझना होगा कि डीएनए किस चीज़ से बना हुआ है, आरएनए किस चीज़ से बना हुआ है और प्रोटीन किस चीज़ से बना हुआ है, यानी कि मॉलिकुलर लेवल पर अब हम लोग इनहेरिटेंस की बात करनी होगी। तो वो हम लोग इस चर्चा में चैप्टर नंबर 6 में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसमें जेनेटिक मटेरियल का सर्च बताया जाएगा, फिर डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर डीएनए और आरएनए के बीच कंपैरिजन कराया जाएगा कि बेटर जेनेटिक मटेरियल कौन है और दोनों का अपना अपना जेनेटिक मटेरियल के रोल में क्या है, सिग्निफिकेंस है। डीएनए का साइज काफ़ी बड़ा है तो न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैकेज्ड है वो हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। ये सब टॉपिक हैं आपके। फिर डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। फिर हम लोग सेंट्रल डोग्मा की बात करेंगे। सेंट्रल डोग्मा क्या है, एक तरह के किसी भी बॉडी का ब्लूप्रिंट है जहाँ डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर डीएनए से आरएनए बनने की जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन है। फिर आरएनए के अंदर जो है किसी भी कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड के रूप में, और फिर उसको जब डिकोड करेंगे तो प्रोटीन बनेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन की चर्चा करेंगे। देन है जीन एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेस कैसे करता है तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए क्या जरूरत पड़ता है, क्या सारे जीन एक्सप्रेस करते हैं, क्या सारे जीन हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, या क्या सारे जीन अलग अलग सेल में एक्सप्रेस करते हैं। तो सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके बाद उसको लैक ऑपरेंट के थ्रू समझेंगे, जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए लैक ऑपरेंट यूज करेंगे। फिर बात करेंगे जीनोम और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बातें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब ह्यूमन के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका पूरा डिटेलिंग, उसके बारे में पूरा जानना। और फिर एक टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो काफ़ी यूज होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से चैप्टर 6 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। देन आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम लोग इवोल्यूशन की बातें करते हैं, यानी कि जब से दुनिया बनी और दुनिया बनने से अभी तक जो भी चेंजेस दुनिया में आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो उसके लिए कई जगह पर बताया जाएगा कि लाइफ कहाँ से आया। तो आपको सिर्फ ये कह देने से तो काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा। तो सारे एविडेंसेस भी हम लोग पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंसेज हैं, है ना। तो जैसे पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब फॉसिल को देखकर, या एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर पहले वाले लोगों का, अब का लोगों का, या
जिसके बाद कौन आया है तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से वो बताएगा ना कि इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बाद ये आना चाहिए। अगर ये कंपेयर करके अगर मैच कर रहा है तो दैट मीन्स कि इवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा है। तो हमको कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस देखने के बाद पता चलेगा। तो सारे टॉपिक अलग अलग पढ़ने हैं। फिर उसके बाद इवोल्यूशन के लिए जो थ्योरीज है तो उसमें डार्विन का कंट्रीब्यूशन, फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बाद हम लोग करेंगे। इसमें लैमार्क की थ्योरी भी आएगा और ह्यूगो डिवेरिस की थ्योरी आएगा। फिर इवोल्यूशन क्या आखिर मैकेनिज्म क्या रहा कि इवोल्यूशन हुआ कैसे है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी बातें जो हैं ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली इवोल्यूशन का मैकेनिज्म। अगर ये नहीं होता तो कभी भी इवोल्यूशन नहीं होता। यानी कि आज से हजारों साल पहले ह्यूमन जैसा पैदा हुआ था वैसे ही पैदा, मतलब आज भी वैसा ही पैदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आखिर जो चेंज आया तो उसका रोल, उसका मैकेनिज्म क्या था, तो मैकेनिज्म में ये, तो वो कैसे हुआ वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जीन फ्लो, ये सब मैकेनिज्म के अंदर ही आ जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये सब पढ़ना है। और एक क्वेश्चन पार्ट है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-विनबर्ग दो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने भी इवोल्यूशन रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दिया है और उसको हम लोग देखेंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। फिर एडेप्टिव रेडिएशन भी एक तरह का एविडेंस है। ह्यूमन इवोल्यूशन फिर देखेंगे कि ह्यूमन पहले क्या थे, सबसे पहले ह्यूमन के रूप में कौन आया था, फिर देन आ गया। तो इस तरह से इवोल्यूशन में हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, अब ये यूनिट 2 आपका खत्म हो गया। यूनिट 3 में बात करते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो सबसे पहले इसमें हेल्थ एंड डिजीज की बात करेंगे। एक स्वस्थ ह्यूमन के लिए, एक स्वस्थ मानव के लिए स्वस्थ होना क्या क्या है और कब वो बीमारी में चला जाता है, यानी कौन कौन से उसको माइक्रोब्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो पैथोजेन, तो उसमें जैसे ह्यूमन डिजीज में मलेरिया, फाइलेरियोसिस, एस्कैरियोसिस, टाइफाइड, बैक्टीरियल डिजीज, निमोनिया है ना, बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन कोल्ड, वायरल डिजीज, अमीबियासिस, प्रोटोजोन डिजीज, रिंग वर्म, फंगल डिजीज है ना। चूंकि बीमारी हुआ तो बीमारी से ठीक करने के लिए, या हमको बीमारी क्यों नहीं होता है, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना वो एक काम करता है। तो इम्यून सिस्टम में क्या क्या, फिर वैक्सीन के बारे में जानेंगे, फिर कैंसर की बीमारी कैसा होता है, फिर एड्स के बारे में जानेंगे। एडोलेसेंस कौन सा एज है, एडोलेसेंस में क्या होता है, ये टीनेजर्स है, इस एज में क्या होता है, वो सारी चर्चा। फिर अगर एक्सेसिव ड्रग और अल्कोहल का कंजप्शन किया जाए तो वो एक तरह का एब्यूज कहलाता है। तो कौन सा ड्रग एक्सेसिव लेने पर क्या प्रॉब्लम होगा, है ना, कौन सा ड्रग लिया जाता है ना एब्यूज के तौर पे, या अल्कोहल का लिमिट क्या होना चाहिए, अल्कोहल लेने के बाद क्या प्रॉब्लम होगा, क्यों इसको एब्यूज कहा जा रहा है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कितना था, तो चैप्टर नंबर यूनिट 3 में 4 3 2 4 3 7 1 8, ये चैप्टर नंबर 8 था, चैप्टर नंबर 8। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये भी आपका अभी के एनसीईआरटी में डिलीटेड है, अभी के एनसीईआरटी में ये भी आपका डिलीटेड है, ये आपको मालूम होना चाहिए ये वाला चैप्टर। तो इसमें प्लांट कैसे नया नया हाइब्रिड प्लांट कैसे तैयार किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लांट ब्रीडिंग। फिर टिश्यू कल्चर के बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी न्यू टेक्निक है। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। बायोफोर्टिफिकेशन, जिसमें कोई स्पेशल मिनरल्स या विटामिन इन सब को हम लोग एक्सेलरेट करते हैं प्लांट के अंदर, है ना, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो वो पूरा चर्चा करेंगे। एपीकल्चर में हनी बी के बारे में चर्चा करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री कि एनिमल की जो हम लोग रख रखाव करते हैं, जानवरों का जो पालतू जानवर पालते हैं उसका मास लेवल पर, तो किसान वगैरह, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी बात हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 10। कई ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसी चैप्टर में हम लोग उस माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना है। कुछ माइक्रोब्स हैं जो हम अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देखते हैं, जैसे कि दही के नाम पर, दही के नाम पर, फिर क्या कहते हैं आपको, जलेबी के नाम पर, इडली, डोसा, है ना, चीज़, ये सब हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आता है। और इसको हम लोग उसमें कौन कौन सा माइक्रोब्स यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह आता है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या क्या यूज़ हो रहा है, इसके अलावा जो पानी गंदा हो रहा है उसके ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है ना, एनर्जी जनरेशन में कैसे माइक्रोब्स का रोल है। बायो कंट्रोल एजेंट, कई बार हमारे फसल जो है क्या होता है, कीड़ों से बर्बाद हो जाता है,
तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरिया वायरस को ही यूज़ करके उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केमिकल यूज़ करने से क्या होता है, फसल भी बर्बाद होता है और उसको जो कंज्यूम कर रहा है उसका शरीर भी खराब होता है, इसलिए बायो कंट्रोल एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट के लिए यूरिया के जगह पर, केमिकल के जगह पर हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर यूज़ करें, मतलब एक जीव को ही यूज़ करें, प्लांट प्रोडक्ट्स वगैरह को या बैक्टीरिया वायरस को, तो वो सारे चर्चा इसमें बायो फर्टिलाइजर के अंदर करना है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 यानी कि यूनिट 4। यूनिट 4 ये आपके लिए हो सकता है बहुत नया है ना। तो ये चैप्टर नंबर 11 है ना, 11। इसमें हम लोग को पढ़ना प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी का यूज करना, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो उसके लिए वो क्यों कर रहे हैं, तो यानी कि लाइफ के साथ लाइफ को यूज करके हम लोग ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल है। अगर आप लाइफ के साथ लाइफ से जोड़ के आप ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या आपके पास प्रिंसिपल है, किस नियम के तहत वो काम कीजिएगा। तो उसका सारा प्रिंसिपल और प्रोसेस हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज उसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे, डीएनए में अल्टरेशन होगा, है ना। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कई ऐसे प्लांट हैं जैसे बिट्टी कॉर्न, तो ये कैसे बना उसकी चर्चा। फिर ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमिलीन की बात करेंगे, वैक्सीन प्रोडक्शन में कैसे इन्वॉल्व हो रहा है ना। जीन थेरेपी, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में जैसा कि बिट्टी क्रॉप्स अभी तो पता है, और ट्रांसजेनिक एनिमल बनाना, बायोसेफ्टी इशूज, बायोपायरेसी और पेटेंट, ये सब पर भी चर्चा इसमें की जाएगी। नेक्स्ट है फिर, तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 था। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये जो चैप्टर था ये चैप्टर नंबर 12 था और ये 11 था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में अब यहाँ से यूनिट 5 शुरू होता है और 13 में आता है आपका, है ना, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से कैसा रिलेशन है ना। तो उसका हैबिटेट कौन, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट और नीचे काम करने का जो फंक्शनल एरिया है वो क्या है, अलग अलग है, तो वो बारे में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो टॉकिंग अबाउट हैबिटेट एंड नीच, ठीक है। फिर पॉपुलेशन में कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इंडिविजुअल कैसे कर रहा है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में एक जीव दूसरे जीव से इंटरेक्ट होकर बेनिफिटेड हो रहा है, दोनों के दोनों, ऐसा भी हम लोग देख रहे हैं। या फिर दोनों को नुकसान पहुंच रहा है, ऐसा भी देख रहे हैं, कॉम्पिटिशन। फिर प्रीडिटेशन, एक को नुकसान एक को फायदा हो रहा है। पैरासिटिज्म, एक को नुकसान एक को फायदा हो रहा है, ठीक है। ये सारे इंटरेक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ने के, पॉपुलेशन में चेंज आने के जो क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो क्या ग्रोथ रेट है, क्या बर्थ रेट है ना, डेथ रेट क्या है, और एज का कितना बड़ा रोल है। तो ये सब हम लोग को कहाँ पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 14 की अगर हम लोग बात करें तो यह है इकोसिस्टम। इसमें क्या कहता है कि देख भाई, इकोसिस्टम में सीधा बात समझ ले कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच जिस एरिया में इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। तो इकोसिस्टम के अंदर पैटर्न्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है किसी भी इकोसिस्टम का, और इसके अंदर डिकम्पोजिशन का रेट क्या है, एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, और किसी भी इकोसिस्टम में इंडिविजुअल की संख्या क्या है, बायोमास की संख्या क्या है, और एनर्जी का क्या अमाउंट है, वो सारा चर्चा इसमें किया जाएगा। फिर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के अंदर कार्बन और फास्फोरस कैसे साइकिलिंग कर रहा है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन, लाइफ बेहतर से बेहतर लाइफ कैसे बनता चला गया, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इकोलॉजिकल सर्विसेज, इकोलॉजिकल सर्विसेज में कि इन्वायरमेंट हमको क्या दे रहा है ना, बात समझ रहे हैं, पूरे अर्थ को इन्वायरमेंट से क्या मिल रहा है, वो सारी चर्चा इसमें किया जाएगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में हम लोग चर्चा करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, किस तरह से अलग अलग जीव, अलग अलग फ्लोरा एंड फाउना हमारे शरीर के लिए, हमारे क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरा और फाउना, मतलब प्लांट और एनिमल्स ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिटेड, या इस अर्थ पर स्टेबिलिटी के लिए कैसे बेनिफिटेड है। तो वो बायोडाइवर्सिटी का अमाउंट क्या है अलग अलग एरियाज में, वो हम लोग को जानना है। कितने विलुप्त हो रहे हैं, कितने बचे हुए हैं, कितने को बचाना है
है ना, कितना विलुप्त हो चुके हैं, वो सारी चर्चा इस चैप्टर में किया जाएगा। और कहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है ना, उसका पैटर्न क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे करना है, हॉट स्पॉट इंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म को कैसे बचाना है, एक्सटिंक्शन वही तभी बता रहे थे, रेड डेटा बुक बनाना, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, इसके बारे में चर्चा इस चैप्टर में की जाएगी। और फिर लास्ट चैप्टर होगा हमारा इन्वायरमेंटल इशू। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज में एयर पॉल्यूशन और उसका कंट्रोल, उसका केस स्टडी भी करेंगे, कहाँ पर एयर पॉल्यूशन को रोका गया, वाटर पॉल्यूशन उसका कंट्रोल, उसका भी केस स्टडी होगा, है ना, बात समझ में आ रही, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसका भी केस स्टडी होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो वेस्ट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ई वेस्ट कहाँ जा रहा है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या क्या हो सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता कैसे, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगा, ओजोन में छिद्र हो रहा है ना, बहुत सारे प्लांट फॉरेस्टेशन जो है डैमेज हो रहे हैं, फॉरेस्ट डैमेज हो रहे हैं, तो इन सब का केस स्टडी के साथ यहाँ पर हम लोग को डिस्कशन करना है। तो इस तरह से 16 चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ, है ना? तो चलिए आगे बढ़े। तो इस तरह से हम लोग जो है इस पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, ठीक है, पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पहला चैप्टर क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके एनसीईआरटी में मैंने पहले भी बोला कि ये चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछा गया कि क्या है रिप्रोडक्शन, तो हम लोग सीधा बोलेंगे देख भाई, कोई पेरेंट बॉडी है और अपने ही जैसे इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। पेरेंट बॉडी अपने ही जैसे इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना। और बात समझ में आ रही है? पेरेंट बॉडी जो ऑन टाइप है ना इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोजेनी पैदा कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग। मतलब यंग वन, एकदम न्यूली इंडिविजुअल को, है ना, नया नया, मतलब एक इंडिविजुअल को पैदा करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। जब अपने ही जैसा इंडिविजुअल को पैदा करेगा कोई पेरेंट बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन। तो फिर सवाल उठता है कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, यानी वो प्रोसेसेस कौन सा है ना, प्रोसेसेस फॉर रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन करना है तो क्या होना चाहिए, है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कभी भी याद रख लीजिए, कभी भी याद रख लीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि पहले किसी भी, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तब भी, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तब भी, सबसे पहले उसके अंदर जो स्टार्ट होगा वो होगा डीएनए का संख्या बढ़ाना। यानी सबसे पहले उसको जेनेटिक मटेरियल बढ़ाना होगा। यानी जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए का प्रतिकृति, रिप्लिकेशन। डीएनए का क्या करना होगा, उसको प्रतिकृति करना होगा। प्रतिकृति का मतलब क्या हुआ, प्रतिकृति का मतलब क्या हुआ, तो प्रतिकृति का मतलब हुआ कि डीएनए की संख्या को इंक्रीज करना। समझ रहे हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए की मात्रा को बढ़ाना, डीएनए की मात्रा को बढ़ाना। तो सबसे पहले उसको डीएनए की मात्रा इंक्रीज करना होगा। समझ में आ रही मेरी बात? दूसरा, जब डीएनए की मात्रा बढ़ गया तो उसको सेल डिवीजन करना होगा, कोशिका विभाजन करना होगा। समझ में आ रहा है? इसमें क्या करना होगा, कोशिका विभाजन करना होगा। यहां तक तो हर हाल में आपको उस रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरत तक पड़ेगी। अलैंगिक रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वहां तक चाहिए।
अलैंगिक प्रजनन हो रहा है तो वहां तक चाहिए, इतना तो होना चाहिए। अब अगर लैंगिक हो रहा है यानी सेक्सुअल हो रहा है तो उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट बनना चाहिए, यानी युग्मक बनना चाहिए। किसका विकास होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ गैमेट। किसका विकास होना चाहिए? तो युग्मक का विकास होना चाहिए। किसका विकास होना चाहिए? युग्मक का। तब जाकर रिप्रोडक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन याद रहे यहां तक एसेक्सुअल के लिए काफी है ना। तो प्रजनन के लिए कौन कौन से प्रक्रम होना चाहिए? तो डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, डेवलपमेंट ऑफ गैमेट, युग्मक का विकास होना चाहिए। और फिर रिप्रोडक्शन वैलिड रहे ताकि अगला रिप्रोडक्शन हो तो उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जो नया जीव तैयार होगा उसका विकास भी जरूरी है। तो नए जीव का विकास, तब जाकर रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। तो नए जीव का विकास यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस बहुत जरूरी है, तो इसको जल्दी से राइट अप हम लोग कर लेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर सवाल उठा कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया, इसका नीड क्या है? व्हाट इज द नीड? जरूरत क्या है? नीड फॉर रिप्रोडक्शन, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, सॉरी फॉर कह रहे, आखिर रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है? तो रिप्रोडक्शन भैया सीधा बात है, किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करना, नहीं किसी भी जाति में उसके इंडिविजुअल की संख्या को मेंटेन करना ताकि दुनिया से उसका पतन ना हो जाए। तो क्या करना? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जाति को बरकरार रखने के लिए, जाति को बरकरार रखने के लिए। दूसरा, क्लियर है? पॉपुलेशन बैलेंस के लिए, किसी भी जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि हर बार यही नहीं सोचते कि ओवर नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर किसी भी जाति का पॉपुलेशन बैलेंस नहीं होगा। और याद रख लीजिए इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी पारितंत्र का जो बैलेंस है, इकोसिस्टम का बैलेंस है, वो रिप्रोडक्शन से ही होगा। क्यों? अगर हम आपको एक एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए हिरन का संख्या घट जाए तो शेर क्या होने लगेगा? मरने लगेगा, लायन मरने लगेगा, यानी जो कार्निवोर से उनको दिक्कत हो जाएगा। पौधा घट जाए तो हर्बीवोर्स को दिक्कत आ जाना, शाकाहारी को दिक्कत आ जाना है। इसका मतलब ये पता चला सबका एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो होना, ऊर्जा का फ्लो ऐसे ही होता है, तब आपका पूरा सिस्टम बना हुआ रहता है। तो कुल मिलाकर रिप्रोडक्शन की जरूरत हर हाल में है ना, और ये एबिलिटी सबके पास होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि रिप्रोडक्शन के मोड क्या है। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो भैया आपको भी पता है कि रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है 2 तरह का। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है। इंग्लिश में इसको अलैंगिक प्रजनन कहते हैं,
और हिंदी में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक प्रजनन। ये क्या है? अलैंगिक है, यानी इसमें लिंग की जरूरत नहीं है, मतलब नर और मादा की जरूरत नहीं है। अ मतलब बिना, अलैंगिक यानी कि विदाउट सेक्स ऑर्गन। ये क्या कह रहा है? ये बिना सेक्स ऑर्गन के ये रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और इस सेक्सुअल में क्या कह रहा है? ये लैंगिक है, ये लैंगिक प्रजनन है। तो लैंगिक प्रजनन जो है कैसा है? तो विथ सेक्स ऑर्गन, इसमें सेक्स ऑर्गन की बात किया जाएगा, यानी मेल और फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। तो रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो रहा है, एक अलैंगिक हो रहा है, दूसरा लैंगिक हो रहा है। क्या ये बात हम लोग को क्लियर हो रहा है? ओके। तो देखिए अब यहाँ पर इसमें हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें जो पहला चर्चा होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधा पहले डिफिनीशन क्या होगा? तो सीधा बात है कि भैया एक ऐसा प्रजनन का वह प्रक्रम जिसमें बिना नर और मादा के सम्मिलित हुए, है ना, क्या होता है? एक नए इंडिविजुअल को, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। यानी कि यहाँ पर क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये किसका प्रक्रम है? रिप्रोडक्शन का। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड, without involvement of सेक्स ऑर्गन। बिना सेक्स ऑर्गन के एक नए इंडिविजुअल की उत्पत्ति हो जाना, है ना, बिना सेक्स ऑर्गन के एक नए इंडिविजुअल की उत्पत्ति हो जाना। मतलब सीधा बात कि यहाँ से क्या हो रहा है कि क्या कर रहा है कि एक पेरेंट बॉडी जो है तो यहां पर एक पेरेंट बॉडी क्या कर रहा है? यहां से एक नया जीव बन रहा है, लेकिन बोल रहा है कि यहां पर ना नर और ना ही मादा, इन दोनों का ना, ये दोनों के इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक पेरेंट बॉडी नया जीव बनाता है बिना नर और मादा, है ना, बिना लिंग के, मतलब ना उसका मेल पार्ट है, ना नर भाग है, ना मादा भाग है। तो सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फीचर्स हैं? अगर हम लोग यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन के कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दें। तो सबसे पहले जो वर्ड आएगा इसमें कि भैया ये क्या है? यूनिपेरेंटल। मतलब यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल पेरेंट, ना मेल ना फीमेल। इसके माता पिता क्या है? नहीं, एक ही है ना। इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें वेजिटेटिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। वेजिटेटिव पार्ट इन्वॉल्व होता है। कौन सा पार्ट? तो हर बॉडी में दो पार्ट होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट है? वेजिटेटिव पार्ट का। तो वेजिटेटिव पार्ट का मतलब कायिक भाग। किसका इन्वॉल्वमेंट है? कायिक भाग का। ठीक है। तो
यहां कभी भी मियोसिस देखने को नहीं मिलेगा, यहां मियोसिस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, अर्धसूत्री विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा यहां मियोसिस नहीं होता है। क्या कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन यहां नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन यहां नहीं होता है। कहाँ? अलैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है? तो यहां पर सेल डिवीजन के नाम पर माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन के नाम पर समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? माइटोसिस होता है, समसूत्री, समसूत्री विभाजन होता है यहाँ। तो जाहिर सी बात है यहां पर गैमेट भी नहीं बनते होंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि जब मियोसिस नहीं हो रहा तो कभी भी गैमेट नहीं बनेगा। तो यहाँ युग्मक भी नहीं बनेंगे, तो फिर फर्टिलाइजेशन तो वो भी नहीं होगा, निषेचन भी नहीं होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी यहाँ नहीं होगा, यानी यहाँ निषेचन भी नहीं होगा। इसमें जो पेरेंट बॉडी है और जो ऑफ स्प्रिंग है जो पैदा हुआ, दोनों आइडेंटिकल होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी यानी शारीरिक तौर से भी और आनुवांशिक तौर पे, दोनों तौर पे। तो उसको हम लोग क्लोन कहेंगे। तो पेरेंट बॉडी इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली एंड genetically identical to the offspring. इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? तो एसेक्सुअल से पैदा हुआ जो भी है उसको हम लोग क्लोन कहेंगे। दोनों यहाँ पर क्या पैदा होते हैं? क्लोन्स। क्लोन में क्या होता है कि जैसा माता पिता वैसा उसका बच्चा, 100%, कोई चेंज नहीं। मतलब देख के बताया नहीं जा सकता है कि कौन उसका बच्चा है और कौन उसके माता पिता है। दोनों आइडेंटिकल होंगे और दोनों लेवल पर, मतलब शारीरिक लेवल पर भी और आनुवांशिक लेवल पर भी, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। तो इसलिए क्लोन जब पैदा होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? एक बार हम फिर से इसको रिपीट ओवरव्यू कर देते हैं कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। एक पेरेंट बॉडी से नया जीव बनता है, नर एवं मादा के इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक? तो वो सिंगल पेरेंट होता है, यानी एक ही जीव दोनों मेल फीमेल दोनों को क्या करता है? मेल फीमेल दोनों को एक ही जीव नया जीव को बनाता है। वहाँ मेल फीमेल की बात नहीं करते, नर और मादा की बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कायिक पार्ट का, कायिक भाग का इन्वॉल्वमेंट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ मियोसिस और सूत्री विभाजन नहीं होता। हाँ, माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। निषेचन और गैमेट की बात नहीं करते हैं। पेरेंट बॉडी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये कुछ क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। अब ये बात हम लोग को समझ में आ गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा, क्या यहाँ जेनेटिक वेरिएशन की बात की जाएगी, आनुवांशिक विभिन्नता की बात की जाएगी? नहीं, कभी नहीं। यानी जैसा आनुवांशिकी पेरेंट का वैसा ही आनुवांशिकी बच्चे का। तो जेनेटिक वेरिएशन की बात यहाँ पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। जेनेटिक वेरिएशन की बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आनुवांशिक विभिन्नता की बात यहाँ पर नहीं कर सकते। आनुवांशिक विभिन्नता की बात यहां पर नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है? तो इसके अंदर हम लोग पहला नाम लेते हैं फ्यूजन, दूसरा नाम लेते हैं बडिंग, तीसरा नाम लेते हैं हम लोग स्पोरुलेशन, चौथा नाम लेते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन, पांचवा नाम लेते हैं हम लोग रीजनरेशन, और छठा नाम लेते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहां पर हम लोग एपोमिक्सिस को भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, जो भी एक तरह का रिप्रोडक्शन का क्या है, टाइप्स ही है। बात समझ में आ रही है? पार्थिनोजेनेसिस वो भी एक टाइप है रिप्रोडक्शन का, तो वो भी हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ेंगे, वहाँ उसकी भी चर्चा होगी, इन सब की भी चर्चा होगी। तो सवाल है कि रिप्रोडक्शन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कहाँ होता है? अगर हम लोग बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल की बात करें, तो लोअर एनिमल्स में है ना, लोअर एनिमल्स में जैसा कि स्पॉन्ज, सिलेंट्रेटा, है ना, स्टारफिश, सम ट्यूनिकेट्स, ये थोड़ा सा हायर एनिमल्स हो गया इनके कंपेयर में, जो हमने यहाँ लिखा है, तो इसको हम लोग अलग से कर लेंगे। इसके अलावा लोअर प्लांट्स में और कुछ हायर प्लांट्स में भी, तो जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अगर हम इसको शामिल करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब तो फिर सारे प्लांट हो जाएंगे, कोई प्लांट नहीं बचा है इसमें फिर, है ना। इसके अलावा प्रोटिस्टा भी है। तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कराने के लिए है। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो 2 मिनट आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, हम बस जस्ट आ रहे हैं, यूँ गए यूँ है।
हेलो एवरीवन। तो जहाँ हमने कहाँ छोड़ कर गया आपको कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन कौन से एनिमल्स हैं, है ना। तो ये सारे एनिमल्स हैं, इसके अलावा ट्यूनिकेट्स भी हैं, कुछ ट्यूनिकेट्स ये थोड़ा हायर में चले जाते हैं। ओके, चलिए। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग फ्यूजन की बात करते हैं। नंबर 1 फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन, फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है? तो इसका मीनिंग क्या है? विखंडन। इसका मीनिंग क्या है? विखंडन, है ना। तो ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? विखंडन। हिंदी मीनिंग क्या है? विखंडन। तो इसीलिए हम कहीं कहीं पर आप लोग को हिंदी भी बताते चल रहे हैं ताकि जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनको भी दिक्कत नहीं हो, है ना। तो फ्यूजन में क्या हो रहा है? इसमें कहता है कि देख भाई, पेरेंट बॉडी है, उस पेरेंट बॉडी, उस सिंगल पेरेंट का, वो कैसा पेरेंट है? सिंगल पेरेंट है। उस सिंगल पेरेंट के अंदर स्प्लिटिंग होगा। क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। अब कह रहा है देख, अगर स्प्लिटिंग हुआ है, अगर स्प्लिटिंग हुआ है ना, तो ये स्प्लिटिंग सेल डिवीजन से होगा। जाहिर सी बात है, किससे होगा? सेल डिवीजन से होगा। तो अगर यहां सेल डिवीजन की बात करते हैं, तो अगर सेल डिवीजन की बात कर रहा है यूकारियोटिक में, ये भी सुन लो, अगर यूकारियोटिक में बात कर रहे हो तो यूकारियोटिक के अंदर सेल डिवीजन होगा तो वो माइटोसिस हो जाएगा। लेकिन यहां जो सेल डिवीजन, अगर ये सेल डिवीजन अगर हुआ कहाँ? प्रोकारियोटिक में, यानी कि बैक्टीरिया में। कहाँ हुआ? बैक्टीरिया में ना। तो यहां पर कौन सा सेल डिवीजन होगा? तो यहां होगा ए माइटोसिस, जो कि माइटोसिस से टोटली डिफरेंट होता है। स्पिंडल फाइबर वगैरह इसमें नहीं बनता है, वहां स्पिंडल फाइबर बनता है। तो पेरेंट बॉडी का स्प्लिटिंग हुआ, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू, वो माइटोसिस के थ्रू हो चाहे एमाइटोसिस के थ्रू, तो उसका 2 इक्वल हाफ्स बनेगा। अगर 2 इक्वल हाफ्स बना है, क्या बना है? 2 इक्वल हाफ्स बना है, तो उस 2 इक्वल हाफ से, है ना, 2 न्यू डाउटर्स बनेंगे। 2 न्यू डाउटर या 2 न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक। अगर 2 इक्वल हाफ्स है तब, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको? बाइनरी फ्यूजन। ये याद रखना है अपने को। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाइनरी फ्यूजन। इसको हम लोग कहेंगे बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन। क्या बोलेंगे? द्विविखंडन। समझ पा रहे हैं हम लोग? इसको समझ पा रहे हैं? अच्छा। और अगर इसी पेरेंट बॉडी का स्प्लिटिंग हुआ है ना, इसी पेरेंट बॉडी का स्प्लिटिंग हुआ है ना, मेनी इक्वल हाफ्स में। क्या कह रहा है? मेनी इक्वल हाफ्स में, 2 नहीं बल्कि कई इक्वल हाफ्स बने हो, और सबका डेवलपमेंट किस में हो जाए? इंडिविजुअल्स में, यानी मल्टीपल इंडिविजुअल्स यहां पर बन जाए। क्या बन जाए? मल्टीपल इंडिविजुअल्स। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीपल फ्यूजन। लेकिन याद रखिएगा, जनरली मल्टीपल फ्यूजन एडवर्स कंडीशन में ही हम लोग देखते हैं। तो यहां पर क्या कहलाएगा? मल्टीपल फ्यूजन कहलाएगा। यहां पर क्या कहलाएगा? मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन या बाइनरी फ्यूजन की कंसेप्ट को समझना है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब और एक और अच्छी बात इसमें हम आपको बताते हैं। क्या होता है, देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको आउटलाइन करें बाइनरी फ्यूजन की, तो अगर आप बाइनरी फ्यूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बाइनरी फ्यूजन में अगर आप बात कर रहे हैं, तो बाइनरी फ्यूजन जो है
कई तरीके से होता है, मतलब ऑब्लिक फॉर्म में, ट्रांसवर्स फॉर्म में और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। ठीक है, तो अगर स्प्लिटिंग का जो पैटर्न है, स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है, अगर ट्रांसवर्स है, कैसा है, ट्रांसवर्स है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका अमीबा। स्प्लिटिंग पैटर्न का जो तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये सेल है और इस तरह से स्प्लिटिंग हो रहा है। इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर हम अमीबा को बनाए यहाँ पर, तो मान लीजिए ये अमीबा है और ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये देखिए इस तरह से स्प्लिट करेगा, इसका जो न्यूक्लियस इधर से इधर जाएगा, देख रहे हैं, और फाइनली यहाँ पर दो अमीबा बन जाएगा। इसको एक ही साइज का समझिएगा, अलग अलग साइज का नहीं। ठीक, तो ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है ये कैसा है, ट्रांसवर्स है। और अगर स्प्लिटिंग पैटर्न लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो आपको इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, तो यूग्लिना में। यूग्लिना आपको जो है कैसे डिवाइड होता हुआ नजर आएगा, तो लॉन्गिट्यूडनल पैटर्न में। तो हमको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल समझ में आता है कि नहीं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। तो मान लीजिए कि हम एक कुकुम्बर ले लें, इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपके लिए नहीं होगा। अगर आपने कुकुम्बर को, ठीक है, तो कुकुम्बर का बेस देखिए ये हुआ, ये हुआ कुकुम्बर का बेस, ये किसका बेस हुआ, कुकुम्बर का, खीरा का बेस हुआ। तो आप जब कट और बेस 90 डिग्री पर रखते हैं तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन कहलाता है, ये बात याद रखिएगा। क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर आप कट और बेस कितना रखिएगा, 0 डिग्री पर, यानी पैरेलल रखिएगा। तो अगर कट देखिए, वही कट तो वही गया था, लेकिन बेस बदल दिए थे ना, कट तो वही था ना, कट वही था और बेस बदल गया, यानी कि कट और बेस के बीच कैसा रिलेशन आ गया, पैरेलल का। तो ऐसा कट हो तो इसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो ये बात जानना जरूरी है हमको। कई लोगों के दिमाग में ये सेट होता है ना, कि हॉरिजॉन्टल कट को ट्रांसवर्स कहते हैं, वर्टिकल कट को लॉन्गिट्यूडनल। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। बेस बदल दीजिएगा, सेक्शन कटिंग बदल जाएगा, कट बदल दीजिएगा, सेक्शन कटिंग बदल जाएगा। तो सेक्शन कटिंग करने के लिए बेस के परपेंडिकुलर हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा, ठीक है, थोड़ा सा अमीबा वाला एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, सॉरी, ये ट्रांसवर्स नहीं होगा, ये इरेगुलर होगा। ये किसी भी डायरेक्शन में स्प्लिटिंग कर सकता है, एनी डायरेक्शन। ये हो गया एनी डायरेक्शन, ये मिस्टेक हो गया, एनी डायरेक्शन में। ठीक है, और स्प्लिटिंग पैटर्न, ट्रांसवर्स के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न का जो एग्जांपल है वह पैरामीशियम है। स्प्लिटिंग पैटर्न का जो ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रांसवर्स तो उसका एग्जांपल कौन है, पैरामीशियम। पैरामीशियम, ठीक है। यहां एग्जांपल थोड़ा सा हम लोगों ने बदल दिया। और लॉन्गिट्यूडनल तो यूग्लिना में है ही। तो यहां जो आपका पैटर्न है, पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी फ्यूजन में पैटर्न अलग अलग होते हैं। एक सेल से जब दो टुकड़े होते हैं, ये यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं हम, है ना,
तो ये आपको दिखाई देता है यूग्लिना के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये और दूसरा कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखिएगा कि बैक्टीरिया के अंदर अगर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है ना, किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर अगर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है तो बैक्टीरिया के अंदर जो बाइनरी फ्यूजन है वो ए माइटोसिस के थ्रू होगा, बाकी यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोसिस के थ्रू होगा। तो ये फ्यूजन में बाइनरी फ्यूजन की बात मैंने करा आपसे। अब बात करते हैं मल्टीपल फ्यूजन की। मल्टीपल फ्यूजन, तो मल्टीपल फ्यूजन में जैसा कि मैंने बताया कि एक पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होता है, तो ना एक पेरेंट बॉडी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पर प्लाज्मोडियम को ले लीजिए, तो छोटे छोटे डाउटर सेल्स में हो जाएगा मल्टीपल, जैसे कि प्लाज्मोडियम, अमीबा, मोनोसिस्ट, ये सब जो है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि इसमें एक न्यूक्लियस है और उसमें कार्योकाइनेसिस हुआ। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, केंद्रक का विभाजन हुआ और उसके बाद तुरंत उसमें क्या हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ और ये मल्टीपल टाइम्स हो गया। क्या हो गया? मल्टीपल टाइम्स हो गया। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो अब यहां क्या होगा कि बहुत सारे इसी कोशिका के अंदर स्पोर्स बन जाएंगे, यानी कि यहां इस तरह का कुछ हो जाएगा कंडीशन। देख रहे हैं? और फिर ये स्प्लिट, सारे के सारे स्प्लिट करेंगे और फिर यहां से बहुत सारा न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि अमीबा और प्लाज्मोडियम, अमीबा और प्लाज्मोडियम। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबा और, तो अमीबा में दोनों होता है, बाइनरी फ्यूजन भी होता है और मल्टीपल फ्यूजन भी होता है, और प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये दो जीव ऐसे हैं जिनमें मल्टीपल फ्यूजन की बातें हम लोग कर रहे हैं। क्लियर है? अगर सिस्ट का डेवलपमेंट, तो एडवर्स कंडीशन में सिस्ट भी बनता है, तो उस पर चर्चा अब उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन यहीं से काम कर जाएगा। तो ये था फ्यूजन की कहानी। अब बात करते हैं हम लोग बडिंग। नेक्स्ट वन इज बडिंग। बडिंग क्या है? तो बडिंग में क्या होता है कि एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स का पेरेंट बॉडी के ऊपर प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बडिंग कहते हैं। उसी से क्या होता है, उसी बर्ड से एक नया इंडिविजुअल बने। तो क्या कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ डाउटर इंडिविजुअल, फॉर्मेशन ऑफ daughter individual formation of daughter individual from small bud, from small, क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ daughter individual from small projection, from a small projection ठीक है, bud arising on the parent body
arising on the parent body called budding। ठीक है, तो बडिंग भी दो तरह से होता है, एक होता है आपको एक्सोजीनियस और एक होता है इंडोजीनियस। एक्सोजीनस बडिंग, तो जो एक्सोजीनस बडिंग है यानी कि बॉडी के बाहर में बड तैयार हुआ, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप चाहें तो पुराने वाले में देख सकते हैं। तो डायग्राम बनाकर हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इंडोजीनस बडिंग। तो इंडोजीनस बडिंग जो है बॉडी के अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गेम्यूल, स्पॉन्ज के अंदर। और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है अलग अलग स्ट्रीम में, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो इसका एग्जांपल क्या है? स्पॉन्ज। तो बडिंग में क्या होता है, एक बर्ड बाहर आता है प्रोजेक्शन के तौर पर बॉडी से, एक छोटा सा, है ना, देखने में बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होगा, और फिर डेवलपमेंट होगा तो वो फिर क्या करेगा, नए इंडिविजुअल को बनाएगा बाद में। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला है हमारे पास थर्ड, एस्पोरुलेशन। तो सीधा स्पोरुलेशन का मतलब क्या है कि स्पोर जो है, स्पोर का डेवलपमेंट होगा नए इंडिविजुअल में, है ना। क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल थ्रू स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम थ्रू स्पोर, फ्रॉम स्पोर, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्पोरुलेशन। तो भैया यहाँ स्पोर क्या है, बहुत सारे बच्चों के लिए ये भी एक बड़ा इश्यू बनकर आता है। तो अब देखिए, चूंकि हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बात याद रखिएगा, है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो वहां जो स्पोर है, वहां जो स्पोर बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसेक्सुअल स्पोर। क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल स्पोर। तो फिर वही बात कि सर स्पोर है क्या, तो स्पोर एक टाइनी स्ट्रक्चर है जो देखने में सीड की तरह है, पर सीड नहीं है। स्पोर क्या है, तो एक सीड लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, सीड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, सीड लाइक स्ट्रक्चर है, टाइनी स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा, माइक्रोस्कोपिक है। कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है। सीड लाइक बोले हैं, सीड नहीं बोल दिए है ना, ये बात याद रखिएगा। मैंने सीड लाइक कहा है, सीड नहीं कहा है, ठीक है। और ये एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लोइड। ये बात भी याद रखिएगा, जिसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट पाया जाएगा, हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। जनरली इसका डेवलपमेंट एडवर्स कंडीशन में होता है। तो अब इसमें कई स्पोर्स ऐसे हैं, कई तरह के स्पोर्स हमको देखने को मिलता है, जैसे कि इसमें भी हम लोग नाम लेते हैं, जैसे कॉनिडिया। कॉनिडिया चेन में स्पोर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, चेन में स्पोर होते हैं।
आर इन चेन। ये कलरफुल होते हैं और ये बॉडी के बाहर बनते हैं, इसलिए इसको हम लोग एक्सोजीनस कहते हैं। तो स्पोर भी एक्सोजीनस होते हैं, एक्सोजीनस स्पोर्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपको फंजाई में अगर हम लोग बात करेंगे तो पिनिसिलियम, पिनिसिलियम और डिट्रोमाइसिटीज के अंदर, फंजाई में डिट्रोमाइसिटीज के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर एक स्पोर होता है, अब हम कुछ नाम सिर्फ दे रहे हैं आपको, इसीडिया। ये स्पोर बनता है लाइकेन में। ये किसमें एग्जाम्पल है इसका? लाइकेन में। ठीक है, फिर एक स्पोर होता है जो नॉन मोटाइल होता है, उसको कहते हैं ए प्लानोस्पोर। मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं है, ये लोकोमोटरी नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो स्पोर कैसा है? ये नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं करने वाला स्पोर। फिर एक होता है जू स्पोर, जिसमें फ्लैजिला होता है और ये मोटाइल है। ये मोटाइल स्पोर है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने मैंने स्पोर्स की बात करा है, ये सारे एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। लेकिन अगर एस्कोस्पोर, बैसिडियोस्पोर्स ये सब नाम आएगा तो ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। ये इनको आप जो है डायरेक्टली इसमें नहीं ला सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? तो ये कुछ कहानी थी स्पोर्ट्स की। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे अगले क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट। फिर इससे आगे अगले क्लास में।